हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टीजीटी 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज आज ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएगा। कल हमने 96 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, कपड़ा सिलने से पूर्व ड्राफ्टिंग क्यों करनी चाहिए? कपड़ा व्यर्थ नहीं जाता है, या कपड़ा गलत काटने की संभावना नहीं रहती, या फिटिंग अच्छी आती है, या एक तथा दो दोनों। तो इसका राइट आंसर जो होगा एक तथा दो दोनों होगा। ड्राफ्टिंग इसलिए हम करते हैं कि फिटिंग अच्छी भी आए और कपड़ा जो हो गलत ना कटे, इसलिए हम कपड़ा काटने से पूर्व ड्राफ्टिंग तैयार कर लेते हैं या बना लेते हैं। नेक्स्ट है, मशीन में तेल क्यों डालते हैं? इसलिए क्योंकि मशीन हल्की चलती है, या इसलिए कि चिकनी रहती है, या कपड़े की सिलाई अच्छी होती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मशीन में तेल तेल इसीलिए डाला जाता है क्योंकि मशीन हल्की चले। नेक्स्ट है, साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए मशीन में कौन से नंबर की सुई लगानी चाहिए? साधारण वस्त्रों को 12 नंबर की, 16 नंबर की, 9 नंबर की, या 18 नंबर की। तो साधारण वस्त्रों को सिलने के लिए 16 नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़ा धोने का सोडा पानी को कैसा बनाता है? कठोर बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, या मृदु बनाता है, या गंधहीन बनाता है? तो जो कपड़ा धोने का सोडा होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सूत्र Na2CO3, यह पानी को मृदु बनाता है, जिससे कपड़ा आसानी से धुला जा सकता है और पानी कठोर से मृदु हो जाता है और पानी के साथ झाग आसानी से बनता है। नेक्स्ट है, पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषताएं हैं। जो पारंपरिक भारतीय परिवार है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? संयुक्त परिवार प्रणाली, या पितृसत्तात्मक परिवार, या संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता, या उपयुक्त में से सभी। जो हमारी भारतीय प्रणाली है इसमें ये चारों विशेषताएं पाई जाती हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली भी पाई जाती है, पितृसत्तात्मक परिवार भी पाया जाता है, और संस्कारों एवं आदर्शों की प्राथमिकता भी होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा चारों होगा। नेक्स्ट है, बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था? तो जो किशोरावस्था होती है यह एक मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। इसी में बालक को जानने का प्रयास करना चाहिए। जो किशोर बालक होते हैं इनमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, इनके शारीरिक और मानसिक को लेकर और भविष्य को लेकर, इसलिए यह मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है, बच्चों को यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य, या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर, या बाजार से यौन अंगों से संबंधित जानकारी देकर, या विचार विमर्श द्वारा, या उपयुक्त में से सभी द्वारा। इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कि उनकी रुचि संगीत, कला, नृत्य, या किसी भी रचनात्मक कार्य में लगा दी जाए। नेक्स्ट है, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय, या प्रजातीय विभिन्नता। तो किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह वंशानुक्रम होते हैं, व्यवसाय होता है, प्रजाति विभिन्नता होती है, लेकिन धार्मिक मान्यताएं नहीं होती हैं जो उसको बुद्धि विकास को प्रभावित करे। यह एक अलग चीज़ हो जाता है। बाकी यह सब प्रभावित करते हैं किसी भी बालक या व्यक्ति के बुद्धि के विकास को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा धार्मिक मान्यताएं। नेक्स्ट है, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है। बाल विवाह को कैसे समाप्त किया जा सकता है? शिक्षा का प्रचार व प्रसार करके, या दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाकर, या सही निर्णय लेने में सक्षम हो, या उपयुक्त सही। तो बाल विकास को समाप्त करने का जो उपाय है वह शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाए, प्रतिबंधित कानून, और सबको ऐसे
सब में ऐसी योग्यता का विकास करें, ऐसी शिक्षा दे कि कोई भी व्यक्ति सही निर्णय ले सके। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वह होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को क्या लाभ होता है? जनता की आय की जानकारी होती है, या जनता के कर देने की क्षमता की जानकारी होती है, या सरकार को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है, या सभी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी। पारिवारिक बजट बनाने में जो अर्थशास्त्री होते हैं, इनको ये चारों लाभ होते हैं। उनको जनता की आय की जानकारी हो जाती है, जनता में कर देने की क्षमता का की भी जानकारी हो जाती है, और सरकार को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर के संबंध में भी जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है, डायफ्राम क्या है? डायफ्राम जो होता है यह क्या होता है? यह एक प्रकार की झागदार गोलियां हैं, या एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, या एक प्लास्टिक का बना छल्ला होता है, या यह मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन होता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा यही चार वाला ऑप्शन होगा। यह एक मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन होता है, जिसका इस्तेमाल पुरुष करते हैं। नेक्स्ट है, सौदायिक क्या है? पुरुष धन है, स्त्री धन है, या पुत्र धन है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है? सौदायिक धन जो होता है वह स्त्री धन होता है, और जो सौदायक होता है वह पुरुष धन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्त्री धन, और सौदायक जो होता है पुरुष धन होता है। नेक्स्ट है, कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध होता है। कुपोषण तथा किसमें गहरा संबंध होता है? चिंता में, प्रसन्नता में, कर्मठता में, या सुंदरता में? तो कुपोषण कुपोषण वही है जब हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते, हमारे शरीर में किसी भी विटामिन या प्रोटीन की कमी हो जाती है, या हमें पर्याप्त मात्रा में भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार नहीं मिलते, तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो कुपोषण एक नेगेटिव चीज़ है। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वह चिंता होगा। कुपोषण और चिंता में, जब कुपोषित व्यक्ति रहेगा तो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, चिंताग्रस्त रहेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा चिंता होगा। नेक्स्ट है, डैश तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। किसमें तथा रिकेट्स में वह कौन से रोग हैं जिसमें कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है? स्कर्वी में, ज्वर में, या बेरी में, या ऑस्ट्रोमलेशिया में? तो स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से। ज्वर में कैलोरी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। जब बुखार होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसमें हमें कैलोरी और प्रोटीन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। और जो ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, यह कैल्शियम की कमी से होने वाला प्रौढ़ों को, जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनको यह रोग हो जाता है कैल्शियम की अधिक मात्रा में, जब कैल्शियम की अधिक मात्रा प्रौढ़ों को दी जाती है तो उनको ऑस्ट्रोमलेशिया रोग, जो ऑस्ट्रोमलेशिया होता है, एक मिनट मुझे कन्फ्यूजन हो गया, जो ऑस्ट्रोमलेशिया होता है इसमें कैल्शियम की कमी से प्रौढ़ों को होता है। तो जो प्रश्न है वह है कि डैश तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। तो जो ऑस्ट्रोमलेशिया, इसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है प्रौढ़ों में, इसलिए कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। रिकेट्स तथा ऑस्ट्रोमलेशिया, जो रिकेट्स होता है यह विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है, और जो ऑस्ट्रोमलेशिया है यह प्रौढ़ों को कैल्शियम की कमी से होता है, और जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वह वृद्धों को कैल्शियम की कमी से होता है, और जो बोलैक्स होता है वह बच्चों में होता है। रिकेट्स वो भी कैल्शियम की कमी से ही होता है, लेकिन बच्चों को होता है रिकेट्स। ऑस्ट्रोमलेशिया प्रौढ़ों को, ऑस्ट्रोपोरोसिस वह वृद्धों को होता है। नेक्स्ट है, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष को क्या नहीं है? जो बच्चों में भाषा संबंधी दोष होते हैं उसमें क्या नहीं है? गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, या हकलाना, या धीरे धीरे बोलना? तो बच्चों में भाषा संबंधी दोष होते हैं, गलत उच्चारण भी होते हैं, अस्पष्ट उच्चारण भी भाषा संबंधी दोष में आएगा, हकलाना भी भाषा संबंधी दोष में आएगा, लेकिन धीरे धीरे बोलना यह किसी प्रकार का दोष नहीं है। कोई तेज बोलता है, कोई धीरे बोलता है, तो यह दोष नहीं होता है किसी प्रकार का। तो इसका राइट आंसर होगा धीरे धीरे बोलना। नेक्स्ट है, बालक के संवेगों की विशेषता है।
जो बालक के इमोशंस होते हैं, संवेग, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? विशेषताएं नहीं होती हैं, इसमें बताना है। संवेगों में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता या संवेगों का बार बार स्पष्ट प्रकटीकरण या संवेगों की स्थायी प्रकृति। जो बालक होते हैं उनके संवेगों में उग्रता भी होती है, वह किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्साहित रहते हैं, परेशान रहते हैं, यह क्या है, सारे प्रश्न करते हैं। इसलिए बालकों की अवस्था को खोजी अवस्था कहते हैं। यह बालू प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है जिसको प्रश्न की अवस्था कहते हैं। इस उम्र में बच्चा हर चीज़ को जानने का प्रयास करता है, प्रश्न करता है। संवेगों में शीघ्रता भी होती है, किसी भी चीज़ को तुरंत तत्काल उसके बारे में जानना चाहता है। वह अपने मनोभाव को व्यक्त करता है और उसकी तृप्ति तुरंत चाहता है। अपने संवेगों को बार बार प्रकट करता है, बताता है। लेकिन जो संवेगों की स्थायी प्रकृति होती है, यह संवेग की विशेषता नहीं है। स्थायी यहाँ आ गया, किसी भी संवेग की जो प्रकृति होती है स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा संवेगों की स्थायी प्रकृति। नेक्स्ट है बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और नवजात अवस्था। पहले नवजात अवस्था आती है, फिर शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। वृद्धावस्था बाल विकास का क्षेत्र नहीं है। यह हमारे होम साइंस में वृद्धावस्था बाल विकास के क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन मनोविज्ञान में वृद्धावस्था भी ये बाल विकास के क्षेत्र में आता है। प्रसार शिक्षा एक डैश पद्धति है। प्रसार शिक्षा कैसी पद्धति है? अव्यावहारिक या व्यवहारिक या सामूहिक शिक्षण या विज्ञान शिक्षण? तो प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक शिक्षण पद्धति होती है। नेक्स्ट है गृह सज्जा से तात्पर्य है। गृह सज्जा से क्या तात्पर्य है? कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना, या कम स्थान, अधिक खर्च और कम समय में घर को सजाना, या अधिक स्थान, कम खर्च और अधिक समय में घर को सजाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा कम स्थान, कम खर्च और कम समय में घर को सजाना। किसी भी स्त्री में यह गुण होना चाहिए कि वह कम समय में, कम पैसों में, अपना समय खर्च किए, कम श्रम, समय और शक्ति खर्च करके अपने घर की देख रेख करे। यह गुण हर प्रत्येक स्त्री में होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुपात से तात्पर्य है मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध। यह कथन किसका है? रट का, या टी क्रेग का, या स्टेला सुंदरराज का, या विल्सर का? तो यह एक डेफिनेशन है और यह स्टेला सुंदरराज के द्वारा बोला गया है। एग्जाम में हर साल 3 से 4 डेफिनेशन बनते हैं, हर टॉपिक से, टेक्सटाइल से, प्रसार शिक्षा से, न्यूट्रिशन से, होम मैनेजमेंट से। तो आप लोग डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डाला जाए, या दबाव कैसे डाला जाए, या दबाव क्यों डाला जाए, या दबाव कहाँ डाला जाए? तो दबाव डालने से पूर्व हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि दबाव किस पर डाला जाए, कैसे डाला जाए और कहाँ डाला जाए। बाकी क्यों यह नहीं होता है कि क्यों डाला जाए। इसका राइट आंसर होगा दबाव क्यों डाला जाए। नेक्स्ट है वस्त्रों या रेशों का राजा किसे कहा जाता है? लीलन को, रेशम को, कपास को, या जूट को? तो वस्त्रों का राजा जो होता है वह कपास होता है और वस्त्रों की रानी रेशम होता है। नेक्स्ट है कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए लगभग 20 से 25 सेमी, 15 से 30 सेमी, 25 से 30 सेमी, या 5 से 10 सेमी। तो कपड़ा काटने के लिए जो कैंची की नॉर्मल लंबाई होती है, जो हम घरेलू चीज़ों में उपयोग करते हैं, या दर्जी या कोई गिरनी, वो 20 से 25 सेमी ही होती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी आंकड़ों का करती हैं। क्या करती हैं? जो सांख्यिकी होती हैं आंकड़ों का क्या करती हैं? संकलन करती हैं, वर्गीकरण करती हैं, सारणीयन करती हैं, या सभी करती हैं? तो सांख्यिकी जो होती है आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन सभी करती है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वह अपने सबसे छोटे इकाई में परिवर्तित हो जाता है या टूट जाता है, वह क्या कहलाता है?
एमिनो अम्ल कहलाता है, शर्करा कहलाता है, पेप्टोन कहलाता है या लैक्टोज कहलाता है। तो प्रोटीन के पाचन के पश्चात वह सबसे छोटे अम्ल, सबसे छोटे रूप में जो इकाई होती है वह एमिनो एसिड होती है। एमिनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन बना होता है। और जो शर्कराएँ होती हैं वह टूटकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती हैं। नेक्स्ट है आदर्श रसोई घर में। जब हम अपने घरों में रसोई घर बनवाते हैं तो उसका आकार या आदर्श रसोई घर में कौन सी आकृति होनी चाहिए? एल आकृति या यू आकृति या कवर्ड रसोई या उपयुक्त सभी? तो जो यू आकार की रसोई घर होती है यह आदर्श रसोई घर के अंतर्गत आती है। इसमें कम स्थान में एक अच्छा रसोई घर बनकर तैयार हो जाता है। और जो एल आकार की होती है इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो आदर्श रसोई घर के अंतर्गत जो आएगा वह यू आकृति की योजना आती है। नेक्स्ट है एक अच्छी गृहिणी वही है जो एक संतुलित बजट का निर्माण करे या परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे या घर की स्वच्छता, क्रमबद्धता तथा सुंदरता का ध्यान रखे या उपयुक्त में से सभी। तो एक आदर्श गृहिणी के लिए ये सारे गुण, एक आदर्श गृहिणी में सारे गुण होने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट है मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो हमें पता है कि 1 किलो कैलोरी जब हम खाते हैं तो हमें 9.1 समथिंग ऊर्जा मिलती है, या इसे 9.1 मान सकते हैं या 9.2। तो जब हम 10 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त करनी होगी तो हमें 2.5 किलोग्राम कैलोरी खाना पड़ेगा। 2.5 किलोग्राम खाएंगे तो हमें 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट है जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? 100 ग्राम, 350 ग्राम, 800 ग्राम या 500 ग्राम। तो जन्म के समय किसी भी बच्चे के जो मस्तिष्क का औसत भार होता है वह 350 ग्राम होता है। और जो एक वयस्क व्यक्ति, जब यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का भाग जो होता है वह 1400 ग्राम हो जाता है। तो आज हमारा टीजीटी 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया, पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम टीजीटी 2010 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।